इस वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स को कवर करेंगे। 1900 के बाद दुनिया में जो आबादी है वो अचानक से बढ़ने लगी और आबादी बढ़ने की वजह से इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। अब इन इंडस्ट्रीज़ को चाहिए क्या? इन इंडस्ट्रीज़ को चाहिए कच्चा माल, यानी कि रिसोर्सेस। अब इन रिसोर्सेस की जो डिमांड थी वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये थे लिमिटेड। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लगा नेचुरल रिसोर्सेस पर। आबादी एक तरफ से बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज़ को चाहिए रॉ मटेरियल ताकि वो प्रोडक्शन कर सकें और इस आबादी के नीड्स को पूरा कर सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि रिसोर्स उस चीज़ को बोला जाता है जो ज़रूरतों को पूरा करे। इस तरह से नेचुरल रिसोर्स पर जब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया और उनका बहुत तेज़ी से इस्तेमाल होने लगा, तो एक तरह का बहुत ही इमरजेंट सिचुएशन पैदा हुआ। क्या कि रिसोर्सेस अब बहुत तेज़ी से ख़त्म होने लगे। जिन नेचुरल रिसोर्सेस को बनने में सालों लग जाते थे, उनको कुछ ही समय में अपने नीड को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तो यहाँ से जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और ये रिसोर्स को इतना इस्तेमाल किया जाने लगा, इससे कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन के नीड को पूरा किया जा पाया। और दूसरी चीज़ ये हुई कि इससे इन्वायरमेंट पर भी असर पड़ा और बहुत बुरा असर पड़ा। हम इस वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उस समय पर जो कैपिटलिस्ट लोग थे, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिसोर्स को माइनिंग के थ्रू बाहर निकाला, फॉरेस्ट्स का इस्तेमाल किया और तरह तरह से वहाँ से रॉ मटेरियल इकट्ठा करके इंडस्ट्री में डाला और खूब सारा प्रॉफिट कमाया। लेकिन उसके बाद ये एक अच्छी चीज़ उनके लिए हुई, लेकिन इसके कई तरह के बुरे परिणाम भी हुए। जैसे कि पहला जो सबसे बड़ा ख़राब इम्पैक्ट था वो है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस। तो हम यहाँ पे बेसिकली नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स थे उसके बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो होते हैं इनको बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, तरह तरह की नीड्स के लिए इसका बहुत तेज़ी से लोग इस्तेमाल करने लगे। इसका कंजम्पशन बहुत तेज़ हो गया, इसकी वजह से इनका डिप्लीशन होने लगा, मतलब बहुत तेज़ी से ये घटने लगे और आज भी ये लगभग एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मतलब लगभग ख़त्म होने वाले हैं। दूसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स। तो मैंने जैसे पहले बताया कि कैपिटलिस्ट लोग जो थे उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिसोर्स को निकाल करके उसका इस्तेमाल किया। इससे जो इनकी जो ये जो ओनरशिप था रिसोर्स का, ये सिर्फ कुछ ही लोगों के पास रह गया, मतलब कुछ ही लोग ही इसका इस्तेमाल करते थे। बाकी जो आबादी थी बहुत बड़ी, उसके पास इनका इस्तेमाल करने के लिए ना तो पैसे थे, ना कोई टेक्नोलॉजी था, तो ये बहुत पिछड़ गए। तो इस तरह से सोसाइटी में एक गैप बन गया अमीर और गरीब के बीच में। तीसरा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स करने की वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस आया। जो इंडस्ट्रीज़ बने उनके धुएं से ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ओजोन लेयर जो था वो धीरे धीरे पतला होते चला गया, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा रीज़न है, पॉल्यूशन हुआ, और लैंड डिग्रेडेशन, यानी जब मिनरल्स को माइनिंग के थ्रू निकाला जाता था तो बहुत सारे जंगल काटे जाते थे। इससे जो सॉइल की क्वालिटी थी वो बहुत ख़राब हो गई और उसका जो फर्टिलिटी था, जो उपजाऊपन था, वो भी धीरे धीरे घटने लगा। तो अब लोगों को ये समझ में आया कि शायद जो ये रिसोर्स है इनका इस्तेमाल एक स्मार्ट तरीके से करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको इस चीज़ को ज़मीन पे लाना कि रिसोर्स को एक बैलेंस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, ये करना बहुत मुश्किल काम था। तो इसके लिए एक रिसोर्स प्लानिंग करने की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। तो एक टर्म आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा टर्म है जिसमें कहा जाता है कि आप अपने प्रेजेंट समय में, अभी खुद ये जो समय चल रहा है, इसमें जो आपको ज़रूरत है वो आप पूरा करिए, लेकिन आप इन्वायरमेंट पे ज़्यादा
इम्पैक्ट मत करिए, मतलब कि अपने ज़रूरत के लिए इन्वायरमेंट को डैमेज मत करिए, और जो रिसोर्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, उसको आप फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करिए, आने वाले जनरेशन के लिए छोड़िए। तो इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें इन्वायरमेंट को सबसे मिनिमम डैमेज होना चाहिए, नीड्स को पूरा प्रेजेंट जनरेशन करेगा लेकिन इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए, और अपने अपने ज़रूरत के लिए आप फ्यूचर जनरेशन के जो रिसोर्स का इस्तेमाल है उसको आप ये नहीं कर सकते, उसको आप डैमेज नहीं कर सकते हैं। तो आपको प्रिजर्व करना होगा रिसोर्सेज को, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो 1990 के करीब यानी 1990 में लोग पूरी दुनिया में ये अवेयरनेस आ रही थी धीरे धीरे कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, हमने इंडस्ट्रीज़ बनाए, लेकिन हमने कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है वो बहुत बड़ा इसमें इम्पैक्ट आने लगा, वो था इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और इसी को देखते हुए साल 1992 में रियो डी जेनेरियो शहर जो है ब्राज़ील का, वहाँ पे एक अर्थ समिट किया गया। अर्थ समिट ये दुनिया का पहला अर्थ समिट था। अब इसमें लगभग 100 देश शामिल हुए, और उन्होंने इसमें जो मुद्दा था वो था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का। तो इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए, इंडस्ट्री तो ग्रो होंगे ही क्योंकि पॉपुलेशन है, लेकिन इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए ग्लोबल लेवल पे पूरी दुनिया में, इसे लेकर के ये समिट किया गया था। अब लीडर्स जो थे इस समिट में, उन्होंने दो चीज़ों पर समझौता किया, यानी उन्होंने कहा कि हम लोग मिल करके इन दो चीज़ों पर काम करेंगे। पहला तो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर, यानी कि वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है प्लांट और एनिमल की जो प्रजाति है उसको कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा है क्लाइमेटिक चेंज, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा था ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, तो उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद रियो डी जेनेरियो जहाँ पर ये हुआ उसमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 21st सेंचुरी में लाने का कोशिश किया गया, यानी कि इस समिट में भी ये माना गया और ये चीज़ को बहुत ज़ोर दिया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया इसी समिट के बाद, वो था एजेंडा 21। एजेंडा 21 1992 में ही बहुत दुनिया के जितने बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर थे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया, और उसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसको UNCED कहा जाता है। ये भी रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और इसके अंदर जो है कुल 4 बातों के बारे में जो है ज़्यादा बल दिया गया। वो था कि कैसे हम इन्वायरमेंटल डैमेज को कॉम्बैट करें। तो जो ये पॉल्यूशन था, ये रिसोर्स इतना ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा था बार बार, है ना, इन नेचुरल रिसोर्स को कैसे बचाया जाए, इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर के बात हुई। पॉवर्टी को लेकर के बात हुई कि जो ये ग्लोबल लेवल पे पॉवर्टी है अफ्रीका, भारत जैसे देशों में, तो इसको कैसे हम कम करें। तीसरा डिज़ीज़, कुछ ऐसे डिज़ीज़ होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो पूरी दुनिया में फैलती हैं और उसका असर पूरी दुनिया की इकनॉमी पे भी पड़ता है। तो इसीलिए ये जो डिज़ीज़ होते हैं ये किसी एक कंट्री को सिर्फ अफेक्ट नहीं करते हैं। तो इन सब डिज़ीज़ से लड़ने के लिए एक तरह का कॉरपोरेशन होना चाहिए, सबको मिल के काम करना चाहिए। और उसके बाद म्यूचुअल नीड्स, मतलब कि जो भी ज़रूरत हो ट्रेड के थ्रू, मतलब दो देश आपस में ट्रेड करें और एक दूसरे के नीड्स को पूरा करें। तो ये सब चीज़ को लेकर के हुआ, लेकिन इसमें जो मेन था वो था इन्वायरमेंटल डैमेज को कैसे रोका जाए। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस एजेंडा 21 का, वो था कि हर एक गवर्नमेंट अपने हिसाब से एजेंडा 21 सेट करे, यानी हर कंट्री अपने हिसाब से देखे कि उसके कंट्री में पॉवर्टी का क्या लेवल है, उसके कंट्री में इन्वायरमेंटल डैमेज कितना हुआ है, और वो अपने हिसाब से प्लान तैयार करे इन सब चीज़ों को रोकने के लिए।